नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम कल का सुजस बुलेटिन आप लोगों के लिए नहीं लाए थे और ऐसा करने की हमारी कोई मजबूरी भी नहीं थी। सिर्फ हम इसलिए नहीं लेके आए थे क्योंकि कल वाला जो सुजस का बुलेटिन था वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं। मैंने पूरी न्यूज़ पढ़ी, डिटेलिंग में पढ़ी, शायद कोई निकल आए, लेकिन बहुत छोटी छोटी न्यूज़ थी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट का वीडियो हो पाता। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इंक्लूड करके आज के साथ में दोनों ही जो पेपर हैं उनकी चर्चा कर लें। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोस्तों चर्चा पे आने से पहले मैं वही आपको एक पुरानी बात बोलूँगा कि आप जाके पीडीएफ ले लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे मित्रों IAS RAS विद आरजे, और इस चैनल पर आपको मेंस के जो आंसर राइटिंग होती है उसके लिए 2 प्रश्न पर डे आपको दिए जाएंगे और आप उसकी घर बैठ के आराम से तसल्ली से उसको लिखना, जिससे आपके हाथ पर आपकी कमांड बने। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक उसको लिखोगे नहीं कोई मतलब नहीं बनने वाला। आपके दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है ये एग्जामिनर आपके घर नहीं देखने आने वाला। आपको एग्जामिनर को पढ़ने के लिए मजबूर करवानी पड़ेगी कोई चीज़, जब ये एग्जामिनर आपकी चीज़ को पढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई वही रोज वाली बातें जो रोज़मर्रा की अपन करते हैं। अब अपन समय खराब नहीं करेंगे और सीधा आएंगे न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है मेरे मित्रों, अब आते हैं अपन सुजस पे सीधा। देखो दोस्तों, आज के डिस्कशन पे आऊँ उससे पहले गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है जो यहाँ पर लिखी है, आपके लिए अच्छी थी तो मैंने आपको बता दी आज, कि हृदय से की गई सच्ची और शुद्ध कामना अवश्य पूरी होती है। ठीक है, आप अगर मन से किसी चीज़ की सच्ची और शुद्ध कामना करते हो तो वो आपकी अवश्य पूरी होती है। ये आपके आरएएस पर भी लागू होता है। इसी चीज़ को लेकर रामायण के अंदर एक चौपाई भी दी गई है दोस्तों, कि जाको तापे सत्य सनेहु तेता मिले न कछु संदेहु। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को यदि सच्चे मन से प्राप्त करना चाहता है तो उसको मिलती ही मिलती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप भी अपने आरएएस को, अपने एसडीएम की, डीएसपी की पोस्ट को सच्चे दिल से चाहो, आपको भी मिलेगी। ठीक है मित्रों, देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली न्यूज है वो है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। इसमें क्या है, पेंशन का समय पर भुगतान हुआ है। तो अपने लिए कितनी पेंशन किसको दी गई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए यहाँ पर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है वो कौन सी जगह पर स्थित है, तो वो है आपके जोधपुर के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं थी जो आपके एग्जाम के लिए किंचित भी काम आने वाली थी। ठीक है, इसके साथ ही एक और न्यूज है इधर पे कि जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खुलेगा। ये चीज़ फिर ये जो है फिर भी आपके प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो जोधपुर के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या अपने को लाभ होंगे। तो राजस्थान के शिल्पकार और बुनकरों के उत्थान के लिए जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा। ऐसा किसने बोला है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है। और दोस्तों एक और बात बीच में, कि जब भी मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ में यशस्वी बोलता हूँ तो देखो वो मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है इलेक्शन के समय पर वोट देने में मैं उनको वोट दूं ना दूं वो बात एक अलग है, लेकिन यदि वो अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हम जब तक इलेक्शन में होते हैं तब तक ही हम किसी पार्टी के बंधु होते हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं, सीधा एक वो पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। चाहे उस जगह पर गहलोत जी बैठे हैं, वसुंधरा जी बैठे हैं, पायलट जी बैठे हैं या कोई और बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त इस निदेशालय क्या है, इसके पदेन निदेशक होंगे। जो हमारे उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त हैं उस वो क्या करेंगे, इस निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे। मतलब जो जोधपुर के अंदर हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय जो खुलने जा रहा है उसके जो निदेशक होंगे वो कौन होंगे। ठीक है मेरे मित्रों, इसके अतिरिक्त क्या होगा, निदेशक का एक और अन्य पद सृजित किया जाएगा। ये चीज़ आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इसीलिए मैं कल आपके लिए इस पेपर को लेकर नहीं आया था, लेकिन आज का जो आया है उसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ें हैं, उनको आपको पढ़ के मज़ा भी आएगा। ठीक है मेरे मित्रों, लेकिन हम क्या किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते ना। ठीक है, और जो निदेशालय क्या करेगा, शिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान के लिए काम करेगा और इसी क्रम में विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएंगी। तो आपको यहाँ पर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, कि जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खुलेगा बस। तो मेरे मित्रों, हमारी अगली न्यूज है कि धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए
13.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो जैसलमेर से अलवर तक विकास कार्यों पर फोकस है। ये चीज़ एग्जाम के लिए नहीं है। तो एग्जाम के लिए क्या है मित्रों, देखो एग्जाम के लिए जो 2-3 चीज़ें हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नागौर जिले के बोटाटी में 3.10 करोड़ रुपए खर्च किए किस पे, घाटवेश्वर महादेव मंदिर। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेगा घाटवेश्वर महादेव मंदिर कौन सी जगह पर अवस्थित है, कौन सी जगह पर है, नागौर में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राज्य सरकार ने इसके विकास के लिए पैसे दिए, आपका एग्जाम पास में है, राज्य सरकार की नज़र में है ये, ठीक है। हरमल दास जी महाराज मंदिर कौन सी जगह पर है, तो ये भी नागौर के अंदर है। और हजरत दरगाह है हजरत सम्मन बड़ी खाटू में, कहाँ है, हजरत सम्मन, ठीक है। इसके लिए भी क्या दिया गया है, अनुदान दिया गया है। तो ये तीनों ही स्थल आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ये मंदिर तो हमने पढ़ा ही नहीं, 500 मंदिर रटे हैं मैंने, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से दे दिया, तो वो इसी तरह से देते हैं। इसीलिए आपको मंदिर, मस्जिद, मज़ार, जो भी चीज़ें हैं, गुरुद्वारा, उनको यदि ठीक करना है एग्ज़ाम में, 1 या 2 प्रश्न ऐसा वो ज़रूर डालता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। और आगे चल के देख लेते हैं अपन क्या है। तो जैसलमेर में एक ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल है श्री काले डूंगर राय मंदिर परिसर। देखो इसको तो हाईलाइट भी किया है सुजस ने भी, ठीक है। अब आप देख लो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसको सुजस के अंदर स्थान मिला है और दूसरा ऊपर से सुजस इसको हाईलाइट करके दे रहा है कि आप इसको जानो, आप इसको देखो, ठीक है। तो जैसलमेर में स्थित है धार्मिक पर्यटन स्थल एक श्री काले डूंगर राय मंदिर। तो आपसे पूछ लेगा श्री काले डूंगर राय मंदिर कौन सी जगह पर अवस्थित है, ठीक है। इसके अलावा अलवर जिले में एक बानासुर किला स्थित माताजी मंदिर और गंगा माता मंदिर। तो आपसे पूछ लेगा कि गंगा माता मंदिर कौन सी जगह पर स्थित है, और दूसरा बनता है यहाँ से कि बानासुर का किला कौन सी जगह पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए 3-4 फैक्ट आपके निकल के आते हैं। उसके अलावा दूसरी कोई भी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक फोटो दिया गया है मुख्यमंत्री जी का। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इस योजना का नाम क्या है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। मतलब आपकी जो एकेडमिक है, एकेडमिक का मतलब होता है आपकी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ, ठीक है। जहाँ आप किसी एकेडमी में जाके पढ़ते हो वो आपकी एकेडमिक एजुकेशन होती है। तो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए क्या किया गया है, स्कॉलरशिप दी जा रही है। 500 विद्यार्थियों को सालाना जो सरकारी खर्च है उस पर विदेशों में भेजा जाएगा और पढ़ने के लिए, एकेडमिक एक्सीलेंस बढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। जो 150 शीर्ष संस्थान है विश्व के, उन्हीं के अंदर भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका, बांग्लादेश कहीं पे भी भेज दिया, पता लगा आपको सीरिया भेज दिया, आप वहाँ से एक्सीलेंस ले लो। किस चीज़ का एक्सीलेंस लेके आओगे भाई, ठीक है। तो देखो कुछ प्रावधान है कि 30% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। 8 लाख रुपए से कम जो सकल वार्षिक पारिवारिक आय हैं, जो परिवार हैं वार्षिक आय वाले, उन्हीं के बच्चों को भेजा जाएगा। आवेदन, चयन और भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया पोर्टल के द्वारा होगी और इतने जून यहाँ पे आवेदन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। वैसे हम इस योजना को डिटेलिंग में कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फोटो आया तो अपना चर्चा करने में क्या जाता है भैया, ठीक है। देखो आगे वही महंगाई राहत कैंप, कुछ भी नहीं आया था। फिर से देखो वही नाचना गाना महंगाई राहत कैंप, फिर से कुछ नहीं था। अब देखो मैं आपको एक एक करके सारी न्यूज़ बताता हूँ। बांसवाड़ा जिले में नई उप तहसील बनेगी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी। अब आप सोचोगे सर शिक्षा वाला मैटर है, ये तो आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, शिक्षा वाला मैटर तो है ही, लेकिन यहाँ पर शिक्षा के काम में अपना जो काम है वो नहीं है, अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पद सृजित करने की बोल रहे हैं ये, स्कूल में इतने, सहायक प्रयोगशाला में इतने, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बीकानेर के जसरासर में राजकीय जो है कॉलेज खुलेगा, इसमें इतने पद होंगे, इतने पैसा खर्च करेंगे हम। तो वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं था। राजस्थान पुलिस क्या कर रही है, विभिन्न कोषों के लिए 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया राजस्थान पुलिस के लिए। इसमें भी कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी आपके लिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस ये एक न्यूज़, वो भी हम कई बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन क्या करें, जब कुछ भी नहीं आया तो कुछ तो करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। देखो मैं आपको जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनको पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ, या जो भी योजना है उसको पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ। पहले आप उसके नाम पे जाओ, उसके नाम का पोस्टमार्टम करो। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये एक नाम है जो किसी महापुरुष का है और उसके नाम पर इस योजना को शुरू किया है, ठीक है। दूसरे पे आओ, दलित आदिवासी, किसके लिए है ये, राजस्थान के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए है, ठीक है। उद्यम प्रोत्साहन, उद्यम क्या मतलब होता है आपका बिजनेस को
प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब नौकरियों के अंदर आप आ रहे हैं रिजर्वेशन या दूसरे माध्यमों से आप योग्य हैं, उस माध्यम से भी आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों से हटके आप अब उद्यम के अंदर आइए। आप नौकरियों के अंदर आपका एक अच्छा खासा जो है प्रतिनिधित्व है वो धीरे धीरे पहुंचने लगा है, और अब वो धीरे धीरे पहुंचता रहेगा। इसलिए आप किधर आइए, आप स्वरोजगार और उद्यम की तरफ आइए, क्योंकि देखो कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, उसके पास इतनी सरकारी नौकरियां नहीं होती हैं कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सके। इसलिए आप किधर आइए, उद्यम की तरफ आइए। अब आपके समझ में आ गई किस चीज़ के लिए योजना है। तो राजस्थान के दलित, गरीब, आदिवासी, पिछड़े लोगों के स्वरोजगार करने के लिए, उद्यम को प्रोत्साहन करने के लिए एक योजना है ये, बस हो गया। अब आपको उद्देश्य पता लग गया इसका क्या है, ठीक है, किसके नाम पर ये पता लग गया, किन किन लोगों के लिए ये पता लग गया। अब इसके प्रावधान क्या है, बस वो चीज़ याद रखने की जरूरत है कि इसके प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। बाकी कोई भी चीज़ योजना में याद रखने की नहीं होती, पता लग जाता है योजना के नाम से ही कि वो क्या कहना चाह रही है। अगर आप इस तरह से योजना के नाम को पोस्टमार्टम करोगे तो योजना खुद बता देगी कि मेरी मृत्यु जहर खाने से हुई है, मेरी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, ठीक है। तो देखो योजना में क्या क्या प्रावधान है। तो 10 करोड़ रुपए की परियोजना पर ब्याज अनुदान और ऋण सहायता दी जाएगी, मतलब ब्याज अनुदान दिया जाएगा। परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अनुदान का मतलब होता है इसको लौटा के नहीं देना, ग्रांट है ये आपके लिए, ठीक है। CGTMSE मतलब यही जो आपकी देख रहे हो आप, इसके तहत क्या है, राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा। रिको औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन में 6% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। मतलब रिको जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जितना भी भूमि का आवंटन होगा उसमें से 6% किसको दिया जाएगा, दलित, आदिवासी लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। रिको और औद्योगिक भूखंड आवंटन में 50% की इनको छूट भी दी जाएगी। मतलब छूट का औद्योगिक आवंटन मतलब और लोगों को अगर 100 रुपये की है तो इन लोगों को 50 रुपये की दी जाएगी, ठीक है। आवंटित भूखंडों की किस्तों में ब्याज में पूर्ण छूट होगी, मतलब जो भी आप ऋण ले रहे हो उसके जो ब्याज वगैरह है उसमें आपको पूरी तरह से छूट होगी। तो ये इसके हो गए। वैसे हम इस योजना को पहले पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आई है तो पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। देखो अब यहाँ पर एक फ़ोटो है, इस फोटो को देखो सबसे पहले तो, ठीक है। ये पुलिस थाना है, ये हेल्पलाइन नंबर है, वन स्टॉप सेंटर है, सखी केंद्र योजना, ठीक है। हिंसा उत्पीड़न के शिकार महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सकीय, पुलिस, विधिक परामर्श तथा अस्थायी आवास सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र योजना राजस्थान राज्य के सभी जिलों में संचालित है। किस विभाग के अधीन है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन है। पूरी योजना को एक फोटो में कवर कर दिया है। इन फोटोज को आप रखते रहा करो दिमाग में। वैसे तो मैं इन फोटोज़ को PDF की फॉर्म में आपके पास पहुंचा देता हूं, लेकिन फिर भी आप भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो जब आप इसको पढ़ा करो, तो ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो देखो मुख्यमंत्री जी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की है। एग्जाम के लिए यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। अब आप देख लो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पहुँचना है या नहीं पहुँचना। अगर यहाँ पहुँचना है तो दिलो जान से लग जाओ दोस्तों। आज गांधी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है और गहलोत जी हैं वो भी नीचे आए हैं। देखो प्रशिक्षुओं को लेके यहाँ पर आप भी हो सकते हो, इन बच्चियों की जगह हमारी बच्चियाँ भी हो सकती हैं, और इन मेरे दोस्त भाइयों की जगह पर हमारे भाई भी हो सकते हैं। बस मेहनत करो दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी सी न्यूज़ थी। ना कोई मेंस का क्वेश्चन बनना था ढंग का, ना प्रीलिम्स के ढंग के थे। बस यहाँ पर एक चीज़ थी, एक तो एक सखी केंद्र है वो था, दूसरा आपके लिए जो चीज़ ठीक थी वो एक ये जो मंदिर हैं, ठीक है। अलवर ज़िले का बानासुर किला, यहाँ पर गंगा माता का मंदिर और माता जी का मंदिर। जैसलमेर में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल में श्री काले डूंगर राय जी का मंदिर, और एक नागौर के अंदर जो बुटाटी है वहाँ पर घाटेश्वर महादेव का मंदिर, हरमल दास जी महाराज का मंदिर और दरगाह हजरत सम्मन जी बड़ी खाटू, ठीक है। बस यही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर। और एक ये है जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय ओपन हुआ है। बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं थी, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं अपन अगले सुजस बुलेटिन की तरफ, क्योंकि 2 दिन का हमें एक साथ करना है, ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों आज का ई सुजस बुलेटिन किस तरह से, इसको भी देख लेते हैं। बाकी महात्मा गांधी ने आपके इम्पोर्टेंट मतलब की कोई बात नहीं कही है, उन्होंने ईमानदार व्यवसायी के बारे में कहा है। वो ईमानदार व्यवसायी जाने, अपन को क्या मतलब है, अपन तो अपने एग्जाम की तैयारी में लगते हैं। तो देखो दोस्तों, पीड़ितों को त्वरित राहत और मुआवजे के निर्देश दिए हैं गहलोत जी ने। किसके पीड़ितों को, जो विपर्जय तूफान आया है उसके पीड़ितों को। वो क्या है, एक चक्रवाती तूफान है। कैसा चक्रवाती तूफान है, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि यार क्यों ना आपको चक्रवातों के बारे में बता ही दिया जाए। कई मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर क्या उष्णकटिबंध की बात कर रहे हो, क्या चक्रवात की।
कई तो ऐसे होंगे बोल रहे हैं यार क्या मास्टर चक्रवात समझाएगा हमें, हम तो अपने गांव में रोज देखते हैं गोल 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 धूल उड़ने लग जाती है, चक्रवात ही तो हुआ। हाँ दोस्तों, अब वो चक्रवात ही है, लेकिन वो बहुत छोटा है। अगर इसको भी बड़ा कर दो बड़ा कर दो बड़ा कर दो, कई लाख लाख गुना बड़ा कर दो, वो विपर्जय जैसा बन जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, चलो अपन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं अपन चक्रवातों के बारे में। मैंने सोचा एक बार समझा दूं आपको तो आप समझ लो। देखो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है मेंस का बड़ा। बाकी इसके अंदर अगर आप बात करो तो इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए हो। यहाँ पर विपर्जय की ही सिर्फ चर्चाएं थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने विपर्जय के बारे में पूरा आपको बताने का निर्णय लिया था। देखो दोस्तों, चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवातों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से यदि प्रश्न बनता है तो आपका 100 शब्दों और 10 अंकों का ही बनेगा, छोटा प्रश्न बनने का यहाँ पर कोई चांस है नहीं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, चक्रवात को समझने से पहले आप 2-3 चीजें समझ लो। मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझा देता हूँ, सोच क्या रहा हूँ समझा ही देता हूँ। ठीक है, देखो ये है अपनी अर्थ गोल। ठीक है, यहां से निकलती है आपकी इक्वेटर। कौन सी निकलती है, 0 डिग्री। ठीक है, यहां अब आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आते हैं, तो यहां पर आएगा 10 डिग्री, यहां पर आएगा आपका 20 डिग्री, यहां पर आ जाएगा आपका 30 डिग्री, यहां पे आ जाएगा आपका 60 डिग्री, और यहां पे आ जाता है आपका 90 डिग्री। स्पेस कम है मित्रों, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसे ही इधर आएगा, इधर आ जाएगा 10 डिग्री, इधर 20-30 डिग्री, इधर आ जाएगा 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा 90 डिग्री। 0 से अपन चलेंगे दोनों तरफ। तो ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो 30 डिग्री तक का एरिया है उसको बोलते हैं अपन निम्न अक्षांश। कौन से, निम्न अक्षांश। 30 से 60 का है उसको बोलते हैं अपन मध्य अक्षांश। कौन सा अक्षांश, मध्य अक्षांश। ठीक है, और जो 60 से 90 है उसको बोलते हैं अपन उच्च अक्षांश। कौन सा बोलते हैं, उच्च अक्षांश। ठीक है, तो तीनों अक्षांश आपकी समझ में आ गए, उम्मीद करता हूं कि निम्न अक्षांश किसको बोलते हैं, जो 0 से 30 तक है। इसको 2-3 कटबंधों में बांटते हैं, जैसे उष्ण कटबंध, उपोष्ण कटबंध, शीतोष्ण कटबंध और शीत कटबंध, इस तरह से 4 कटबंध होते हैं। लेकिन अभी आप कटबंधों के चक्कर में मत पड़िए, मेरा इरादा है आपको सिर्फ चक्रवात को समझाने का, और चक्रवात में ही जो चीज़ इंपॉर्टेंट आएंगी मैं उन्हीं के बारे में आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपको ये पता लग गया यहाँ पर कि निम्न अक्षांश होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 0 से लेकर 30 दोनों तरफ। मध्य कहाँ होते हैं, तो 30 से लेकर 60 दोनों तरफ। और उच्च जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, 60 से लेकर 90 दोनों तरफ। ठीक है, अब आपको अक्षांश के बारे में पता लग गया कि निम्न अक्षांश कौन से, मध्य अक्षांश कौन से और उच्च अक्षांश कौन से। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो। देखो ये धरती क्या है, हमारी लगातार घूम रही है। क्या कर रही है, घूम रही है। तो घूमने से जब धरती घूमेगी, जब हमारी गाड़ी मूव करती है, जब हमारी गाड़ी चलती है, तो आसपास की हवा भी मूव करती है कि नहीं करती, करती है ना। तो जब हमारी अर्थ घूम रही है तो इसके ऊपर जो होगी वो हवा भी मूव करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी सर। तो देखो मेरे मित्रों, यहाँ पर 10 डिग्री दोनों तरफ है, तो यहाँ से जो ऐसे इधर की तरफ जो हवाएं चल रही हैं उनको बोलते हैं अपन व्यापारिक पवनें। कौन सी बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। ठीक है, और जो 30 से 60 के बीच में जो हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, उनको बोलते हैं पछुआ पवनें। कौन सी, पछुआ पवनें। अभी आप शॉर्ट में ही समझ लो, क्योंकि चक्रवात भी बहुत टाइम लेगा और इतना लंबा अपन वीडियो नहीं खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया कि भूमध्य रेखा के आसपास जो 10 डिग्री तक है वहाँ पर चलती है आपकी व्यापारिक पवनें, वाइन जो है आपकी ट्रेड वाइंड्स, और उसके ऊपर चलती हैं पछुआ पवनें, ये रहीं। ठीक है, जो 30 से 60 है उसके बीच में चलती हैं आपकी पछुआ पवनें। और आप बोलोगे सर 10 से 30 तक का एरिया क्या रहता है, देखो दोस्तों, वो रहता है आपका जो 10 से 30 तक का एरिया है उसमें होता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर हवाओं का गमन होता है, वो कम होता है। कभी कभी ट्रेंड वाइंड चली जाती हैं, कभी कभी पछुआ पवनें आ जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश क्या होते हैं। अर्थ क्या है, हमारी लगातार घूम रही है और उसकी वजह से जो हवा की दिशा है, हवा का प्रवाह है, वो प्रभावित होता है। और जो हवा पर बल लगता है हमारी पृथ्वी का, उसको कोरोलिसिस बल बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी बात आपने समझी यहाँ पर कि जो 0 से 10 डिग्री के बीच में जो हवाएं चल रही हैं वो चल रही हैं आपकी व्यापारिक पवनें, और 30 से 60 के बीच में लगभग जो चल रही हैं, एक मोटा मोटी अंदाजा लेके चल रहे अपन, वो चल रही हैं आपकी पछुआ पवनें। अब 3 चीज़ आपने समझ ली। अब आएंगे हम अपने जो चक्रवात है उसके डिस्कशन पर। ठीक है दोस्तों, देखो चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवातों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं।
देखो दोस्तों, हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न दाब और बाहर जो है वो उच्च वायुदाब होता है, उसको क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। गोल कोई एरिया गोल गोल घूम रहा है हवा, और उसके केंद्र में क्या है? निम्न वायुदाब है, और चारों तरफ कैसा है? उच्च वायुदाब है। उसको क्या बोलते हैं? अपन चक्रवात बोलते हैं। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, ये जो वही बात। इसके चारों ओर सम वायुदाब रेखाएं होती हैं, वो संकेंद्रित होती हैं, मतलब चारों तरफ जो हवा है उसका जो वायुदाब है वो समान होता है, ठीक है। तब परिधि या बाहर की ओर उच्च दाब बना रहता है, मतलब जो परिधि है इसकी वहां पर उच्च दाब बना रहता है लगातार, जिससे क्या है? हवाएं चक्रीय गति से परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। मतलब एक सीधी सीधी बात है, गोलाकार चीज होती है, गोलाकार एक घेरा बन जाता है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, उसके चारों तरफ उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। उच्च वायुदाब कैसा? समान उच्च वायुदाब। अब क्या होता है? समान उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या चलने लग जाती हैं? हवाएं चलने लग जाती हैं। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, इनकी दिशा जो उत्तरी गोलार्ध में वो घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत हो जाती है। अभी मैंने कोरिलेसिस बनाया पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। हवाएं क्या होती हैं? विचलित होती हैं। तो जब उत्तर की तरफ, मतलब 0 डिग्री से ऊपर की तरफ होती हैं जब ये हवाएं, तो क्या होता है? यहाँ पर घड़ी के विपरीत दिशाओं में चलने लगती हैं, और 0 डिग्री से नीचे जब ये हवाएं चलती हैं तो घड़ी के उल्टे, मतलब जो घड़ी की दिशा है उसी दिशा में चलने लगती हैं, ठीक है। ये जो चक्रवात हैं वो गोलाकार, अंडाकार और वी आकार के होते हैं। 3 तरह के आकार होते हैं उनके, गोलाकार, अंडाकार और वी, ठीक है। वो चक्रवात को वायुमंडलीय विक्षोभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब चक्रवात के प्रकारों को देख लेते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं आपकी समझ में आ गया, ठीक है। अब चक्रवात देखो, मैं आपको बता दूं एक बार चक्रवात क्या है। देखो यहाँ पर मान लो इधर अपन देख लेते हैं। देखो ये ऐसे ऐसे देखते हो आप चक्रवात को, ऐसे ऐसे हवा घूमती है, ठीक है। तो इसके केंद्र में क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ये जो हवा बह रही है ये वाली, इसके अंदर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। और आप जानते ही हो कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं, तो इस तरह से ये हवाएं चलने लग जाती हैं, ठीक है। टॉपिक बहुत बड़ा है, कई क्लासों में कंप्लीट होता है, तो मैं इसको एक क्लास में कंप्लीट नहीं करवा सकता, लेकिन जहाँ समझने की ज़रूरत होती है वहाँ मैं आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, चक्रवात होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मैंने अभी आपको बताया था मध्य अक्षांश के बारे में कि 30 से 60 को क्या बोलते हैं? मध्य अक्षांश, और इन्हीं अक्षांशों को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और जो 0 से 30 तक है उसको क्या बोलते हैं? आपको निम्न अक्षांश, और यहाँ क्या होता है? उष्ण कटिबंध स्थित होता है, ठीक है दोस्तों। देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांश अर्थात जो है वो मध्य अक्षांशों में होता है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, ठंड के मौसम में ही होंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय राशि ज़्यादा होती है, तो ये वर्ष भर उत्पन्न होते हैं, ठीक है मेरे मित्रों। मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होगा? केवल शीत ऋतु में, और दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष भर उत्पन्न होते हैं। ये अंडाकार, गोलाकार, वही जो मैंने अभी आपको बताया, चक्रवात होंगे या तो अंडाकार होंगे, या गोलाकार होंगे, या वी शेप के होंगे, या अर्धगोलाकार होंगे, इसी तरह के होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इनको ट्रायम्फ या फिर निम्नगर्त बोलते हैं, ठीक है मेरे मित्रों। इनकी उत्पत्ति ठंडी व गर्म 2 विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर, जिसको अपन बोलते हैं ना चाइना सी, साउथ चाइना सी। तो अक्सर विवाद का विषय बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो साउथ चाइना सी से ही होता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए अमेरिका और चाइना हमेशा से चाइना सी की को लेकर दोनों में ठनी रहती है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर, जो कि विपर्जय है। विपर्जय क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है दोस्तों। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों में उत्पन्न एवं विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री तथा उत्तर, और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण, मैंने दोनों तरफ आपको बताया था कि जो निम्न कटिबंध हैं वहाँ पर, जो निम्न अक्षांश है वहाँ पर क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं, जिनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य में महासागरीय क्षेत्र में होती है। मतलब कर्क रेखा से और मकर रेखा से ऊपर इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। इसके पश्चात क्या करते हैं? ये स्थलीय क्षेत्र की तरफ चलने लग जाते हैं। उत्पत्ति कहाँ? समंदर के अंदर, चलने कहाँ लगते हैं? स्थलीय क्षेत्र के ऊपर, ठीक है।
व्यापारिक पूर्वी पवन की पेटी का अधिक प्रभाव होने के कारण सामान्यतः इनकी गति पूर्व से पश्चिम दिशा की होती है। ठीक है, सामान्यतः जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी गति है, उनकी गति की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ रहती है। ठीक है, ये चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते, कभी कभी एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थायी होते हैं और तीव्र बरसात करते रहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो क्षेत्र हैं वो हैं दोस्तों कैरेबियन सागर, ठीक है, चीन सागर, ठीक है, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है, इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि हिंद महासागर में 2023 में कौन कौन से प्रमुख चक्रवात आए हुए हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, बिपरजॉय भारत और पाकिस्तान इससे प्रभावित जून 2023 में आया है। चक्रवात मोचा इससे म्यांमार प्रभावित हुआ था, ये 2023 में आया था मई में। चक्रवात इल्सा ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रभावित रहा था, इससे ये 2023 में आया था अप्रैल में। चक्रवात फेरडी इससे मेडागास्कर प्रभावित रहा था, ये 2023 में फरवरी में। चेनेसा इससे मेडागास्कर प्रभावित रहा था, ये 2023 में जनवरी में। ठीक है दोस्तों, तो जो 2023 के अंदर प्रमुख चक्रवात हिंद महासागर के अंदर आए हैं उनके नाम भी अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक मोटा मोटी क्लियरिटी मैं आपको चक्रवातों के ऊपर दे पाया हूँगा, क्योंकि चक्रवात एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यदि आप स्टैटिक के अंदर भी पढ़ते हो क्लास के अंदर तो यहाँ पर 2-3 क्लासों का लगना ही लगना तय है, तब आपकी समझ में ठीक ठाक से आएगा। लेकिन जो बच्चे 1-2 बार ज्योग्राफी पढ़ रखे हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो दोस्तों, राजस्थान सरकार शोध के लिए फेलोशिप देगी, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं था। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ पर महंगाई राहत कैंप है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं था। देखो, टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा मिशन के सुखद परिणाम आने लगे हैं। इस पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, प्री के भी मेंस के भी। इसको मैं आपको डिटेलिंग में बिल्कुल बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। उससे पहले और देख लेते हैं कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। कुछ नहीं, तो ये देखो योगा कर रहे हैं, विश्व योगा दिवस है, इसके अलावा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 न्यूज़ हैं, योगा डे वाली है, एक महिलाएं हैं वो पारिवारिक कारणों से जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तो पहले छोटी न्यूज़ है उनको कवर कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जयपुर के रामनिवास बाग में फुटबॉल ग्राउंड में जो है योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है, हर घर आंगन योग वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, हर घर आंगन योग और वसुधैव कुटुंबकम, इसकी थीम को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा राजस्थान में अपने लिए योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ये सारे ही जानते हैं आप लोग। ठीक है, देखो दोस्तों, जिन महिलाओं को पारिवारिक कारणों से या कोविड-19 की परेशानियों के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, उनके लिए राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए जागृति बैक टू वर्क योजना प्रारंभ कर दी। कौन सी? जागृति बैक टू वर्क योजना। इसको क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। बैक टू वर्क, जागृति बैक टू वर्क योजना किस लिए है? जिन महिलाओं ने पारिवारिक कारणों से या कोविड-19 की परेशानियों के कारण जो है अपनी नौकरी छोड़ दी थी, उसको दोबारा क्या है, नौकरी पर लाना। विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग। विभाग कौन सा है इसका? महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है मेरे मित्रों, ये 2 न्यूज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी। अब उसके बाद सिर्फ अपने लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रह जाती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर है तो छोटा सा, लेकिन हमने कोशिश की है कि टीबी से संबंधित भारत और राजस्थान को ठीक ठाक से कवर किया जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो अपन यही देख लेते हैं कि टीबी क्या भला है। ठीक है, टीबी तपेदिक, इसको बोलते हैं दोस्तों क्षय रोग। कौन सा रोग? क्षय रोग। 6 वाला क्षय नहीं, जो आप धीरे धीरे चीज़ें घिस घिस के ख़त्म होने लगती हैं, क्षय होने लगती है, वो क्षय। ठीक है, देखो दोस्तों, ये होता है जीवाणु के कारण। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के कारण। आपसे पूछ लिया जाएगा टीबी रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, फंजाई, या निम्न में से कोई नहीं, या निम्न में से सारे उपरोक्त सभी, तो आपको देना होगा जवाब जीवाणु। किसके कारण होता है ये? जीवाणु के कारण। ठीक है दोस्तों, कौन सा जीवाणु है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस जीवाणु का नाम है, जो कि लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है। मतलब जो माइकोबैक्टीरियम जो है उसके परिवार में 200 सदस्य हैं, उनमें से एक है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसके और भी 200 भाई बहन हैं। टीबी मनुष्य में सबसे अधिक फेफड़ों को, पल्मोनरी टीबी को प्रभावित करती है। मतलब फेफड़े जो होते हैं, लंग्स होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। लेकिन यह दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ लंग्स को ही करता हो, लेकिन 90% इफेक्ट इसका लंग्स के ऊपर ही रहता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब फैलाव कैसे होता है? तो ये क्या है? एक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है।
ये हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उस तरह से ही फेंकता है कोरोना की तरह, लेकिन कोरोना बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होता है, ये उतनी स्पीड में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन जिसको होता है उसकी लंका लगा देता है। अब आप बोलोगे सिर्फ आदि पुरुष के डायलॉग बोल रहे हो, नहीं भैया आदि पुरुष के नहीं बोल रहा मैं, लेकिन लगा देता है, लंका तो लगा ही देता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है तो क्या करते हैं, टीबी के कीटाणु हवा में मिल जाते हैं और वो क्या होता है, दूसरे व्यक्ति में घुस जाते हैं। इसकी देखो वैक्सीन है एक, बेसिल बेलमेट गुएरिन, वैक्सीन का नाम भी याद रखना। रोग कई बार पूछा जा चुका है, अब इनकी वैक्सीनों का ही नंबर है। मुझे जैसा ट्रेंड के माध्यम से लग रहा है वैक्सीनों के बारे में पूछा जाने वाला है, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन बहुत 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 ज़्यादा चर्चा में रही थी, और उसके बाद लंपी की वैक्सीन प्रोवैक इंड जिसका नाम है, ठीक है, वो भी बहुत चर्चा में रही है। तो दोस्तों वैक्सीनों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान देते हुए चलेंगे अपन। बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन नाम है, और यह वर्तमान में टीबी की रोकथाम के लिए एकमात्र वैक्सीन है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इकलौता है ये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ टीबी के बारे में जो चीज़ आपको पता लगनी चाहिए थी वो चीज़ पता लग चुकी है। अब अपन चलेंगे टीबी हारेगा और राजस्थान जीतेगा। इसका नाम क्या है, टीबी हारेगा और राजस्थान जीतेगा। ठीक है, तो राजस्थान को जिताने से पहले हम देश को जिताते हैं अपने को। अपना देश जीत जाएगा तो राजस्थान तो ऐसे जीत जाएगा, अपने घर की सफाई हो जाएगी तो कमरा तो अपना ऐसे ही साफ बोलेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं जिनको अपन आधार बोलते हैं। एक तो नैदानिक दृष्टिकोण। नैदानिक दृष्टिकोण का मतलब है यदि हमने टीबी का कोई पेशेंट मिल गया है तो उसका क्या है, उपचार किस तरह से किया जाना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का घटक और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी। सामुदायिक भागीदारी के बिना कोई भी चीज़ लोकतंत्र के अंदर सफल नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। ठीक है मित्रों, इसका लक्ष्य क्या रखा गया था कि 2022 तक हम देश भर में टीबी देखभाल सेवाओं की पहुंच सुधार और विस्तार कर देंगे 2022 तक। अब आप बस सुनते चलना, आपको बिल्कुल एकदम क्लियरिटी आ जाएगी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम के तहत 2022 तक की बात करी थी इसने, पहले 2022 तक की बात करी थी इसने। अब इस अभियान को, जो टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान है, उसको दूसरी जगह पर चेंज कर दिया है। वहाँ पर क्या है मैं आपको बताऊंगा, आने दो आगे, आप सिर्फ अभी मैं जिस जगह हूँ उस चीज़ को समझते हुए चलना। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम के तहत उपलब्ध मुफ्त उपचार सेवाओं और बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हस्तक्षेपों के साथ व्यापक जो संचार माध्यम है, संचार अभियान है, वो चलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत टीबी हारेगा और राजस्थान जीतेगा अभियान चलाया गया था। किसके अंतर्गत, इसी जो है टीबी हारेगा देश जीतेगा जो अभियान है उसी के अंतर्गत चला दिया हमने भी, कि टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान चला दिया। अब इस अभियान के क्या सुखद परिणाम आ रहे हैं, ये तो अपने 2022 तक के लिए, लेकिन 2022 तक के लिए क्या किया था हमने कि हम सेवाओं की पहुंच, सेवाएं हैं उन तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अब इसके दूसरी चीज़ हैं जो आगे आ गई हैं, आगे इसका प्रमोट कर दिया है, आगे इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या हुआ है उसको देखेंगे अपन, उसके बाद में इन चीज़ों पे आएंगे। ठीक है मित्रों, देखो दोस्तों, एक होता है वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 के अंदर। उससे इस समिट को लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वैश्विक स्तर पर टीवी के उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक का रखा गया है। कब तक का रखा गया है, 2030 तक का। लेकिन हम लोगों का मतलब भारत सरकार ने बोला है कि आप 2030 करते रहो, हम 2025 तक टीवी को अपने देश से विदा कर देंगे, उड़ा देंगे, भगा देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन किया गया। इसको वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हालांकि मार्च के महीने में आयोजित हो चुका है, लेकिन फिर भी ये आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ना, तो इसको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है अपन को। तो 2030 तक के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले ही 2025 तक इस अत्यधिक संक्रमित जो बीमारी है उसको खत्म करने की प्रतिबद्धता को भारत ने दोहराया अपनी को। प्रधानमंत्री जी ने वार्षिक भारत जो है टीवी रिपोर्ट है 2023 उसका विमोचन किया। इसमें 2025 तक हम किस तरह से भारत को टीवी मुक्त करेंगे उसके जो प्रयास हैं उनके बारे में क्या है वर्णन दिया गया है। ठीक है, कार्यक्रम में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, सीधी सीधी बात है टीबी, बाकी नाम इतना हैवी है कि आप सोचोगे कि अरे यार ये कौन सी नई चीज़ आ गई, कुछ नहीं है, टीबी है। एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यह मॉड्यूल भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के माध्यमिक और तृतीय स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने
बीमारियों से जुड़े हुए कलंक को खत्म करने, कलंक लग जाता है माथे पे, इसको टीबी हो गई थी, वो जीवन भर उसी टैग के साथ जीता है, उस कलंक को हटाने के लिए, सेवाओं की निगरानी और सुधार में मदद करने के लिए 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के समर्थन का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत की पहल, इस पहल की भी शुरुआत की किसकी? टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत। अब आप देखो, प्रदेश की 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुई हैं। अब आपको पता लग गया कौन सी पहल के तहत हुई हैं, तो टीबी मुक्त पहल, पंचायत पहल के तहत। ठीक है दोस्तों, तो टीबी के संक्रमण को रोकने के लिए नए उपचार के तौर पर प्रिवेंटिव थेरेपी भी शुरू की गई है, जिससे क्या होगा, रोग के प्रसार को रोका जाएगा। इसके अलावा टीबी से प्रभावित परिवारों का हित सुनिश्चित करने के लिए एक परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल की भी स्थापना की गई है यहाँ पर। ठीक है, प्रधानमंत्री ने टीबी को खत्म करने के प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रगति के लिए राज्यों और जिलों को भी सम्मानित किया है। मतलब जब तक आप सम्मान नहीं दोगे, पुरस्कार नहीं दोगे, पारितोषिक नहीं दोगे, तब तक मेरे मित्रों कोई भी काम आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में देखो, राज्य की श्रेणी में कर्नाटक को दिया है, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जो आपके जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया है, और जो जिले हैं, जिला स्तर के जो पुरस्कार हैं वो नीलगिरी तमिलनाडु जिला, वो तमिलनाडु राज्य, पुलवामा जम्मू कश्मीर और अनंतनाग जम्मू कश्मीर को दिया गया है टीबी के समाप्ति के। यहाँ पर टीबी क्या हो चुकी है, उन्मूलित हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है उस चक्कर में। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन अब एक और बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए आने वाली है, उपराष्ट्रीय प्रमाणन। इस कार्य को लागू करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। यह एक अभिनव वैज्ञानिक पहल है, इसके माध्यम से जिलों को उनके उन्मूलन की प्रगति के लिए सत्यापित किया जाएगा। देखो, उपराष्ट्रीय प्रमाणन कार्य, उपराष्ट्रीय स्तर पर, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए गए थे, अब उपराष्ट्रीय स्तर पर भी हम दे रहे हैं। ठीक है, अब उपराष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो मिले हैं राजस्थान को। ठीक है, देखो राजस्थान का स्थान कौन सा है? टीबी मुक्ति के प्रयासों की बदौलत पिछले साल के 19वें स्थान से राजस्थान क्या है, अभी चौथे स्थान पर आ गया है। पहले 19वीं रैंक थी इसकी, इतना पीछे था, अब आ गया चौथे नंबर पर। ठीक है, मतलब उन्मूलन के जो प्रयास हैं उनको करने में राजस्थान चौथे नंबर पर आ चुका है। उपराष्ट्रीय श्रेणी में देखो, पहली बार उपराष्ट्रीय श्रेणी बनाई है, उपराष्ट्रीय प्रमाणन कार्य। ठीक है, और उपराष्ट्रीय श्रेणी में राज्य के 4 जिलों ने सिल्वर और 4 जिलों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिल्वर जीतने वाले कौन कौन से हैं, तो 12 भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कौन से हैं, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। चलो ठीक है दोस्तों, देखता हूँ कौन सा। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से जिलों को सिल्वर मेडल, कौन कौन से जिलों को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है मेरे मित्रों। अब देखो, ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया गया राजस्थान के द्वारा। इसके तहत टीबी रोगियों के जांच, उपचार, परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यही चीज़ तो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जो वन वर्ल्ड समिट किया गया है उसके अंदर भारत सरकार का जो मिशन था उसी को राजस्थान सरकार ने आगे बढ़ाया है। अब देखो, 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुई हैं। तो 7 जिले कौन कौन से हैं? अलवर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, झुंझुनू है, सीकर है और बूंदी है। आप ग्राम पंचायतों के नाम मत रटना, आप सिर्फ जिलों के नाम याद रख लेना। ठीक है मेरे मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन आपकी समझ में आ गया होगा मेरे मित्रों। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।